खुशी जाहिर करते हुए आगे चले वाला विवाद चले वाला गिरा खुशी पूरा भारत जाहिर करता हुआ नीरज चोपड़ा ये पल यादगार बना दिया है आपने भारतीय इतिहास में और अब मुख्य में बजेगी ओलंपिक नेशनल स्टेडियम में भारतीय नेशनल एंथम। मीडिया वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और मैं थैंक यू करता हूँ फेडरेशन ऑफ इंडिया, साइड टॉप्स, इंडियन आर्मी और मेरे स्पॉन्सर जैसे स्पोर्ट्स का जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और आप सभी की सपोर्ट से ही मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। और मुझे लगता है कि जो सबसे मुश्किल टाइम आया था बीच में कोरोना का टाइम जो हमारा टाइम था और मैं थैंक यू करता हूँ एनएस के स्टाफ का भी उन्होंने भी हमारा हर टाइम पे सहयोग किया। उसकी वजह से मतलब हमें कभी भी ऐसे फील नहीं हुआ कि कोरोना की वजह से हमको कुछ प्रॉब्लम आई है। हमारा खाना, हमारी डाइट और जो भी रिकवरी का एनएस पे सब कुछ खुला रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे उन्होंने मेंटेन किया। तो वही उसी का कारण है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आई। और मुझे लगता है कि जो अभी बाद में कॉम्पिटिशन हुए थे हमारी ग्रांड प्रिक्स मैं तो नहीं खेला लेकिन हमारे कई एथलीट्स जो क्वालिफाई नहीं थे तो वो एक ऐसे मुश्किल टाइम पे जो एक फेडरेशन ने जो कंपटीशन करवाया था वो बहुत ही जरूरी था। उसकी वजह से हमारे काफी एथलीट्स ने क्वालिफाई किया और वहाँ पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो थैंक यू सो मच। The first time that went up there. Is that Deepak Singh from PTI? Deepak, you please identify the person you want the question to so that we can pass the mic. राहुल थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आपको 2015-16 के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपको नेशनल गेम्स में 2015 में किस पोजीशन आया था, उसके बाद आपको नेशनल गेम्स में आ गए। Then at the end of that year आपको 80 crores हुआ। Then आप साउथ एशियन गेम्स में 80 जुलाई में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं। जो नेशनल गेम्स के बाद जो मुझे नेशनल कैंप में लिया गया तो वो मेरे लिए बहुत ही मेरी लाइफ का एकदम चेंज था स्पोर्ट्स कैरियर में, क्योंकि उससे पहले हम खुद खाना बनाते थे और हमारे पास जल भी थोड़े इतने ऊपर क्वालिटी के नहीं थे। तो हम ट्रेनिंग अच्छे से करते हैं लेकिन जो फैसिलिटी होती है वो मुझे नेशनल कैंप में आने के बाद ही मिली। जो एथलीट की डाइट होती है और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो मेरे सभी सीनियर एथलीट्स थे उनको देख के जो मोटिवेशन मिलता था और एक जो फीलिंग थी वहाँ पे जाके कि मैं अब अपनी इंडिया के सबसे बेस्ट एथलीट्स के बीच में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो एक बहुत ही अलग फीलिंग थी। उसके बाद ही जो एक ट्रेनिंग और जो स्पोर्ट्स का एक अलग से मेरे अंदर नजर आया वो बिल्कुल अलग था। तो बस अभी मेरे को फैसिलिटी मिल गई थी, बस मुझे फिर अपना हार्ड वर्क करना था और मैंने वो किया। उसके बाद रिजल्ट ऊपर वाले ने अपने आप दे दिया। Thank you, Deepak. Thank you, Deepak. आपने शायद पहली बार आपने मुझे बताया था शायद एशियन गेम्स का टाइम बनाया गया था तो आपका सबसे पहले मैसेज आया था मुझे और बहुत ही खुशी का करना Right at the back. मतलब गोल्ड तो जीत लिया, मतलब मेरे को पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। अब जब आए थे यहाँ पर जो स्पीड जमा हुई, अब समझ आ रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड कितना बड़ा लेवल का चीज है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे एक मेरा सपना था, मतलब मेरा नहीं, कोई दुनिया कोई भी एथलीट है, मैं सिर्फ इंडियन एथलीट की बात नहीं करता, दुनिया का कोई भी एथलीट का सपना होता है कि ओलंपिक में
मेडल जीते हैं और गोल्ड तो एक मतलब गोल्ड से कोई कुछ है नहीं, तो मेरा गोल्ड आया, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, सच बताऊं, क्योंकि मेडल के लिए मैंने ट्रेनिंग की थी, लेकिन जो वर्ल्ड में जो कंपटीशन चल रहा था वो बहुत ही टफ चल रहा था और बहुत अच्छे अच्छे थ्रोअर थे वहाँ पे, तो मेडल के लिए हमारी पूरी तैयारी थी, लेकिन वहाँ पे उस दिन मैं परफॉर्मेंस दे सका ठीक से और मेरा वहाँ पे गोल्ड आया, तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि एक जैसे सपने में जी रहा था, मुझे लगा था कि कहीं सपना तो नहीं है, और जब भी मैं गोल्ड को देखता था फिर लगता था कि नहीं यार जीत तो लग रहा है मेरे हाथ में है। पर जब मैं इंडिया आया तो बिल्कुल माहौल अलग था, और कल पता लगा कि हाँ यार कुछ तो ऐसा देश के लिए किया है कि आज इतना सम्मान मिल रहा है। कोविड और कैसे इनके खाने पीने का ध्यान रखा गया, तो उसका भी स्वागत करते हैं। एशियन गेम्स गोल्ड मेडल आपके पास है, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल आपके पास है, ओलंपिक गोल्ड मेडल, व्हाट नेक्स्ट फॉर नीरज चोपड़ा? अब आगे क्या, कहाँ ले जाएगा ये सफर आपको आगे कैसे? मुझे लगता है कि एक जो गोल्ड मेडल है वर्ल्ड चैंपियनशिप का, जो मैडम के पास है, जो के पास, तो वो करना है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी एक बहुत ही बड़ा एथलेटिक के अंदर बहुत जबरदस्त कंपटीशन होता है। मुझे लगता है कि वो ओलंपिक से भी ज्यादा टफ जाता है कई बार, तो सबसे ज्यादा टारगेट वो है, और फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, मुझे लगता है कि एक बार मेडल जीतना तो उसमें हमें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, हमको कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा उसको दोहराएं। तो अगले साल एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा से, फिर पीछे जीते थे दोबारा से फिर मैं वैसे मेडल जीतूं। Congratulations Neeraj, congratulations Kamal for a wonderful feat, and we are really proud. I have a couple of questions, one to Neeraj and one to Kamal. Neeraj, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा, आपने लास्ट थ्रो जो था आपका 6th थ्रो, उसके बारे में आपने कुछ बोला था कि मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, क्योंकि शायद आपको मालूम था कि शायद क्या कंफर्म ही था कि गोल्ड हो चुका है, बट उस रनवे पे जो आपकी माइंडसेट था उस टाइम पे, क्योंकि आपको मालूम था बैक ऑफ द माइंड कि गोल्ड हो चुका है, उसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट थ्रो में मुझे पता लगा, उससे पहले मैं फिर भी थोड़ा कोशिश कर रहा था कि मैं अपना एफर्ट लगाऊं, क्योंकि मैं ज़्यादा एफर्ट लगाने के चक्कर में मेरी सारी थ्रो खराब हो गई सेकंड थ्रो के बाद, क्योंकि जेवलिन है जो काफी टेक्निकल इवेंट है, और अगर थोड़ा सा भी टेक्निक की जरूरत हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो वही मेरे साथ हुआ, मैं अपना बेस्ट करने के चक्कर में, और मुझे लग रहा था कि हाँ आज सब ठीक है, वेदर अच्छा है, फीलिंग अच्छी है, तो मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ, और शायद 90 के बाद भी कर दूँ, लेकिन वो नहीं हो सका, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निक में कमी रही। लेकिन लास्ट थ्रो में जब मुझे पता लगा कि हाँ मेरा गोल्ड कंफर्म हो गया है, और मैं जब थ्रो करने के लिए जा रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। वैसे मैं जब रन में खड़ा होता हूँ तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट थ्रो में होता है, लेकिन उस टाइम जो था एक माइंड में एक चीज आ रही थी कि गोल्ड कंफर्म हो गया, मैं बस ऐसे थ्रो में भागा और मैंने थ्रो कर दिया, लेकिन वो थ्रो जो बीच में सारे थ्रो थे उनसे काफी अच्छा था, वो शायद 84 उसका, तो बस वो फ्लो में क्या मैंने कुछ ज्यादा उसमें ऐसे माइंड में है कितना एफर्ट लगाना है। तो वापस आके जब गाड़ियाँ चेस कर रही थी आपको, तो आपको कैसे just one second, No follow, please. There's not, we don't have enough time. Kamal, आप आंसर करेंगे। Okay. और आपने अनप्रेसिडेंटली बहुत अच्छा किया, फाइनल में पहुंची, अनफॉर्चुनेटली मेडल नहीं आया, बट आपको राखी में गाइड भी कर रही थी, स्टैंड्स में फोन कर रही थी, मुझे आपको गाइड कर रहे थे, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि उस मोमेंट पे क्या आपको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी क्वालिफाइंग फेज में? सर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन तो ये थी कि नर्वस नहीं होना, अपना कॉन्फिडेंस अप रखना, और दूसरा मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन था, तो दूसरों के बारे में नहीं सोचना कि वो पहले की मेडलिस्ट है, जब पहले उसने कितना परफॉर्म करा है, अपना अच्छा परफॉर्म करना है। हाँ ठीक है। तो सर मेरे पास सबसे पहले तो ये बता रहे थे मैम कि नर्वस नहीं होना, अपना बेस्ट करना है, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं होने देना। तो दूसरा सर कि उन्होंने बताया कि जो ये नहीं सोचना कि वो वर्ल्ड चैंपियन है या ओलंपिक मेडलिस्ट है, अपना बेस्ट करना है, क्योंकि मोस्टली प्लेयर सर यही सोच रहे थे कि हमारे ग्रुप में कितने अच्छे प्लेयर हैं, जहाँ वो पहले कितने मेडलिस्ट हैं। तो सर मैंने इन चीज़ को बिल्कुल नहीं देखा, और ना ही मुझे मैम ने देखने दिया, ना मेरे मतलब आपको किसने देखने दिया, तो ये सब मुझे सर काम बताया
कि क्या अभी बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनको और ठीक किया जा सकता है ताकि हम ये और परफॉर्मेंस आगे ले जा सकें, और जो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की वो सपोर्ट खिलाड़ियों से जो उन्होंने बात की वो कितना बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि एक खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहा है और जैसे प्रधानमंत्री उनको मतलब उनसे बात कर रहे हैं हमारे टीम होने के बाद, तो उन्होंने सिर्फ उनसे ही नहीं बाकी मेडलिस्ट को और वुमेन हॉकी टीम से ही बात की जिन्होंने मेडल जीता है कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे थी। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को इतना सपोर्ट कर रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत ही धीरे धीरे करके हमारा जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है। और सबसे बड़ा जो कारण था इस बार परफॉर्मेंस अच्छी आने का वो ये था कि जो खिलाड़ियों के मन में जो एक बात थी, मैं काफी एथलीट्स से मिला, तो कोरोना की वजह से सबसे नहीं मिल पाए, लेकिन जितने के अपने इंडियन एथलीट्स से मिला तो इस बार कुछ भी किसी के मन में नहीं था कि हाँ हम यहाँ पे आए हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि पार्टिसिपेट हुआ है। सबके मन में कहीं ना कहीं मेडल वाली बात थी, तो वो जो एक सोच थी वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया। मुझे लगता है कि फिजिकली तो स्पोर्ट्स में जरूरत है ही, और मेंटली भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट हैं और मेंटली कहीं ना कहीं हम वहाँ पे घबरा जाते हैं तो बहुत ही एक हम अपना परफॉर्मेंस अपना वहाँ पे नहीं दे पाएंगे। तो मेंटली और फिजिकली दोनों ही बहुत फिट थे इस बार, इसलिए मतलब कई बार आपने देखा होगा कि वुमेन हॉकी टीम हार गई थी, मैन हॉकी टीम हार गई, लेकिन फिजिकली भी और मेंटली भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो उन्होंने फिर दोबारा बहुत अच्छा कमबैक किया। तो बहुत ही ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा अपने इंडिया के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले ओलंपिक्स में या गेम्स में और बेटर होगा इसमें। Thank you, Neeraj. Thank you, Gaurav. Congratulations to all of you. Neeraj, you've been the star. Can you talk about आप अपनी कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? डॉक्टर क्लॉस ने जो आपको कोचिंग दी उससे आपको फायदा हुआ, कितना मुश्किल था कोच ऑन से स्विच करना डॉक्टर क्लॉस की कोचिंग? देखो जितना मैंने कोच हुए के साथ काम किया वो भी मेरे लिए एक मैं मानता हूँ कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उस साल मैंने कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। और जो ट्रेनिंग चल रही थी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो टेक्निक है और जो ट्रेनिंग जो स्टाइल है उनका थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन साथ में क्लाउज भी थे, क्लाउज बार्टोनी, और उनके साथ मैंने जो ट्रेनिंग की तो मुझे लगा कि इनका ट्रेनिंग प्लान जो है मेरे साथ बहुत अच्छे से हो रहा है। और फिर बस मैंने कोच को उनसे बात की और उनको बताया कि मैं कोच क्लाउज बार्टोनी के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, और उन्होंने सर ने बाकी सभी जो एथलीट्स से अनु रानी, शिवपाल सिंह, राजेंद्र सिंह उनको ट्रेनिंग करवा रहे थे, और मैं और रोहित यादव हम बड़े आराम से क्लाउज बार्टोनी के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। और उनका जो ट्रेनिंग प्लान है मुझे बहुत सूट कर रहा है। जो ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो एथलीट की बॉडी को देख के और एथलीट को कैसे वर्कआउट की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात उनके पास बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस है, वो बहुत एथलीट्स के साथ काम भी कर चुके हैं, अलग अलग कंट्री में काम कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस जो उनका था वो बहुत काम आया है। तो मैं थैंक यू करता हूँ फेडरेशन का कि उन्होंने उनको लाया और इतनी लोगों को सिखा रहे हैं, और आज हम गोल्ड मेडल जीते हैं। Thank you. नीरज, मेरा एक सवाल है। कई एथलीट वर्ल्ड में खासकर टेनिस जैसे स्पोर्ट में टोक्यो जाने के पहले उन्होंने निर्णय लिया नहीं है। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, कई एथलीट टोक्यो नहीं गए, विदेश के एथलीट खासकर टेनिस जैसा स्पोर्ट में और एक और स्पोर्ट में भी कोरोना के डर में नहीं गए। आप इंडिया से यूरोप गए, ट्रेनिंग किया आपने और फिर आप टोक्यो पहुंचे, रोज सुबह अपना सारा हुआ एंटीजन टेस्ट कोरोना में गए, उसके बाद डोप टेस्ट। ये किस तरह से एक एथलीट के माइंड में प्ले करता है? कुछ बताएंगे कि कैसा आप एथलीट की रोज सुबह ये टेस्ट दे रहा है, रोज सुबह वो टेस्ट दे रहा है, उसके अलावा जो असली परीक्षा है वो कैसा है? डोप टेस्ट तो जी मतलब ऐसे हम गेम्स में जाते हैं तो वो कभी भी किसी टाइम भी आके ले लेते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि 3 बार उन्होंने अर्ली मॉर्निंग मुझे बुलाया, और मैं स्वीडन से डायरेक्ट मैं टोक्यो गया था, और वहाँ से 7 घंटे का जैसा डिफरेंस का टाइम का, तो टोक्यो जो है स्वीडन से आके था, तो बहुत मुश्किल हुई सोने में।
वहाँ से 7 घंटे का डिफरेंस था, तो हम सो नहीं पाए टाइम पे और लेट सोते थे और सुबह फिर बहुत जल्दी उठा लेते थे। थोड़ा सा वो मुश्किल तो था, लेकिन फिर हम दिन में वो रिकवरी अपनी पूरी कर लेते थे, कोशिश करते थे कि दिन में थोड़ा अच्छे से रेस्ट करें। लेकिन कोरोना का तो वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, सभी एथलीट्स के साथ अभी हो रहा था, और वो बस बड़ा इजी टेस्ट था। उसमें वो पिछा वगैरह कर रहे थे, बस अपना वो देसी बात है, वो भूख लेते थे, इंग्लिश में तो मुझे पता नहीं, तो वो बहुत ईजी था। तो थोड़ा सा बस कोरोना की वजह से थोड़ी मुश्किल आ रही है, कई एथलीट्स को ओलंपिक छोड़ना ही पड़ा। और बिल्कुल वहाँ पे यूएस का पोल वाल्टर था, वो बिल्कुल एथलेटिक्स शुरू होने से पहले ही वो पॉजिटिव आ गए और बहुत अच्छे पोल वाल्टर थे। तो कई एथलीट्स को दिक्कत आई, और माइंड में बस कहीं ना कहीं ये था कि केयर रखनी है, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, बस ये थोड़ा डर था। बाकी तो अपना पूरा फोकस अपनी परफॉर्मेंस पे था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फाइनल में और कोच ने भी और आपने भी बोला है कि टेक्निक का सब ठीक किया था, लेकिन इस टेक्निक को और फर्दर आगे इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या लगता है, आपको क्या करना है, कैसे अपनी टेक्निक और इम्प्रूव करनी है, किस चीज में करनी है, ताकि बेहतर जो आप सब बोलते हैं कि नब्बे मीटर आगे ट्रेनिंग में कुछ फेंका हुआ है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अच्छी आती है। देखो जी, मुझे लगता है कि जो 90 मीटर की जो तैयारी है वो मेरी 30 बार, और वो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं पिछले कुछ सालों में भी मैं उसके आसपास हूँ। और जैवलिन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर सही तरीके से उसको एक सही एंगल पे थ्रो कर दो और थोड़ा टेक्निक ठीक रहे, तो वो 2-3 मीटर तक चली जाती है। तो मैं अभी करीब 90 मीटर के, और बस मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है अपनी कुछ एंगल ऑफ रिलीज पे और थोड़ा टेक्निक पे। वो मैं कोच के साथ बात करके उस चीज़ को हम प्लान करके अच्छे से करेंगे। इस साल में नहीं कर पाया क्योंकि मेरा बहुत एक मैं सोच रहा था कि मैं इस साल कर दूंगा और बहुत मेहनत की इसके लिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर चलो 90 मीटर नहीं हो पाया, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज़ थी ओलंपिक मेडल और वो गोल्ड मिला है, तो मैं इस चीज़ से काफ़ी खुश हूँ। और 90 मीटर का बिल्कुल मेरा एक बहुत वो भी एक सपना है, और वो मैं जरूर पूरा करूँगा। थैंक यू नीरू, थैंक यू नीरज। क्या निशान है जैवलिन को याद रखने का, आपकी उपलब्धि को याद रखने का ये बहुत शानदार तरीका है, आप क्या समझते हैं? जी मैं बिल्कुल ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद बोलूँगा का भी हो रहा था फेडरेशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने एक ऐसी चीज मेरे टीम को एक ऐसा बनाया। और मैं मानता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इंडियन स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स में खासकर जैवलिन थ्रो में मैं वो ऐसा बन पाया कि बाकी जो बच्चे गेम में आना चाहते हैं और उनको ये सोचने का वो नहीं मिला कि क्या पता नहीं हमारा इसमें कैरियर कैसा होगा या फिर हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी सर ने बताया कि अभी कंपटीशन होंगे, जैवलिन भी मिलेगी, सभी फैसिलिटी मिलेगी। तो मैं बहुत खुश हूँ जी मैं कि जो बच्चे करना चाहते हैं उनके काम आया, और मुझे बहुत खुशी होगी कि और हमारे जो जूनियर एथलीट हैं वो निकल के आए और ज़्यादा हमारे देश के मेडल है। थैंक यू, थैंक यू। बिफोर वी क्लोज कैन आई आस्क जो वो थर्ड थ्रो के लिए जा रहे थे, तो आप ताली बजा रहे थे, स्पोर्ट्समैनशिप देखने में कहाँ जा बेहतर के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा जी कि देखो हमारा गोल्ड आया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एक सच में जो एक बहुत अच्छा एथलीट है इस बीच टाइम का जोनास वेटर, जो जैन जेलेस्की के बाद जो सेकंड नंबर पे चल रहा है और मेरा अच्छा दोस्त है और बहुत ही एक अच्छा एथलीट भी है, और कोई शक नहीं है उसने जो इस साल परफॉर्मेंस दी और पिछले साल परफॉर्मेंस दी है वो उसको ऐसा बोल नहीं सकते कि भाई एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। इतनी अच्छी सीरीज सर जैन जेलेस्की की भी नहीं है जिसने 98 मीटर लगा है। इस साल बैटर ने सबसे ज़्यादा 90 मीटर थ्रो किए हैं और किसी एथलीट ने 90 मीटर तक थ्रो नहीं किया, उसने कम से कम भी 6-7 कॉम्पिटिशन में 90 से प्लस किए हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि अपने आप लोग कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया का एथलीट है और हमने गोल्ड जीत लिया है, आप बोल रहे थे कि नहीं हरा पाएगा अंग्रेजों को। तो मुझे बोल रहा है कि अपने जो देश के लोगों को उस एथलीट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो मैं खुद उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब हम अपने देश के साथ साथ जो दूसरे देश के एथलीट्स हैं हम सब कुछ समझे, स्पोर्ट्स को समझे कि स्पोर्ट्स क्या चीज़ है।
और सबसे पहले रिस्पेक्ट होती है, हम उसको रिस्पेक्ट दें, क्योंकि मुझे लगता है कि एक आपस में मिलकर चलना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि उनके बारे में कि कहीं ना कहीं उनका शायद दिन नहीं था, या फिर वो बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉम्पिटिशन खेल लिए थे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस भी उनमें लास्ट करके जो उनकी फॉर्म थी वो कहीं ना कहीं उनकी टेक्निक थी वो उनको नहीं पकड़ पा रहे थे। पर मैं चाहूँगा कि उसको उस एथलीट को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा एथलीट है। यार थोड़ा अब आप लोग आए मैडम, अनन्या जी आप लोग आए मैम, थोड़ा सा पीछे धीरज 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 जाएगा। नीरज एक बार टर्न करके लाइट ऑफ करवा दो। चल